हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मेरा नाम है काजल झा और आज हम शुरू करेंगे अपने 11th का नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी। तो जिन बच्चों ने कॉमर्स ऑप्ट इन किया है, आपके जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये तीन मेजर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी इकोनॉमी से या किसी हाउस होल्ड से या किसी बड़ी या छोटी कैसी भी कंपनी से, कैसी भी बिजनेस से इतना क्लोजली रिलेटेड है कि बाकी कोई सब्जेक्ट उतना क्लोजली रिलेटेड नहीं है। नो ऑफेंस टू अदर सब्जेक्ट्स, बट इट इज ट्रू कि कॉमर्स के जो ये तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो एक इकोनॉमी से, किसी बिजनेस से, किसी हाउस होल्ड सेक्टर से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन अकाउंटेंसी आज क्योंकि हमारा टॉपिक अकाउंटेंसी का है तो हम आज उसी की बात करते हैं। ये पढ़ना जरूरी क्यों है, अकाउंटेंसी आपके लिए जरूरी क्यों है पढ़ना, क्यों ये सब्जेक्ट आपके 11th में, 12th में, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हो तो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों ये सब्जेक्ट है, क्या जरूरत है आपको ये पढ़ने की। तो पहले आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आखिर जरूरत क्या है इसे पढ़ने की। तो कोई भी हाउस होल्ड हो, कोई भी कंपनी हो, कोई बिजनेस हो, छोटा बड़ा, एक टी स्टॉल ओनर है या आप घर से कोई बिजनेस करते हैं या आपकी कोई बहुत बड़ी टेक जाइंट कंपनी है, डजेंट मैटर, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्या है अकाउंटेंसी में जो ये सबके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। आज आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से हो जाएगा तो आई एम श्योर कि आप 11th 12th बहुत अच्छे से जाने वाले हैं विद अकाउंटेंसी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी जो डेफिनेशन है, बिफोर वी मूव टू द डेफिनेशन, पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कंपनी अपने लिए फॉर्म बना ली है, संजीवनी लिमिटेड। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, ऑल्दो मैं ओनर हूँ नहीं, बट फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि मैं ओनर हूँ। अब कंपनी काम क्या करती है, ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर्स हैं, तो हम लेके चलते हैं कि मार्कर का प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऑफ मार्कर, एंड उसी का परचेज, उसी का सेल भी करती है, सॉरी, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मार्कर करती है। ठीक है, जो मार्कर मेरे हाथ में है, लेट्स से ये संजीवनी लिमिटेड का ही है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, बिजनेस का काम क्या है, संजीवनी लिमिटेड का काम क्या है, मार्कर का प्रोडक्शन करना और मार्केट में इसको बेचना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि एक बिजनेस है तो ऑफकोर्स हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग है। जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तब ये बात ज्यादा अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बिजनेस है तो उसका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक है, तो हम भी ये मार्कर को बेच के प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, यही हमारा फाइनल एंड प्राइमरी मोटिव है। ठीक है, तो अब ये बिजनेस है। ठीक है, लेट्स से कि मुझे साल भर हो गया ये बिजनेस करते हुए। अब साल भर का मतलब क्या है, जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो वो जो साल हम लेते हैं, आपको पता है वैसे तो साल जो शुरू होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और चलता है, खत्म होता है दिसंबर 31 तक। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ओके, क्योंकि ये कैलेंडर के हिसाब से ये कैलेंडर ईयर है। अकाउंटिंग में या किसी बिजनेस में, ठीक है, ये ईयर काम नहीं करता है। व्हाट ईयर कम, साल भर का स्पैन फिर क्या होता है, वो होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जैसे इसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है। ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, या हम इसको अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो हमें जो बिजनेस करना है वो इसके हिसाब से नहीं करना है, इस टाइमलाइन के हिसाब से नहीं करना है, इस टाइमलाइन के हिसाब से करना है। तो जब इसके हिसाब से नहीं करना है तो इसकी बोर्ड पे कोई जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, चलिए तो अब प्रोसीड करते हैं। अब अभी हमने कंपनी बनाई, साल भर हो गया है कंपनी को काम करते हुए, और अब हमें अचानक से 31 मार्च को याद आया कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या ये पूरा साल मार्कर का प्रोडक्शन करके बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं।
लेकिन अंत में बिजनेस खड़ा कहाँ है? 1 साल हो गया है बिजनेस को चलाते हुए। लेट्स से मैंने बिजनेस अपना शुरू किया था 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, और ये अभी 31 मार्च हमारा गया है 2023 का, ठीक है। तो मुझे अचानक से याद आया कि भाई बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, साल भर मैंने बस प्रोडक्शन करके बेच दिया है और तो कुछ किया नहीं, कुछ देखा नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि मेरा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं? लॉस तो नहीं हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, क्या मैं ये बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? ये सारी बातें मुझे अचानक से एक दिन याद आती है अपना अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद। अब याद तो आ गई, अब टेंशन भी हो गई है कि कैसे असर्टेन किया जाए कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, और अगर लॉस ही हो रहा है तो भाई कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या बिजनेस सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, बिजनेस की आज की डेट में पोजीशन क्या है मार्केट में, और भी तो मार्केट्स बनाने वाली कंपनी है ना, तो उनके कंपैरिजन में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मतलब संजीवनी लिमिटेड कहाँ स्टैंड करती है, ये सब मुझे पता करना है। अब मुझे तो ये सब टेक्निकल बातें हैं, मुझे पता ही नहीं था, पता होता तो मैं पूरे साल ऐसे थोड़ी ना बैठी रहती, पूरे साल मैंने किया होता अगर मुझे सब पता होता कि कैसे किया जाता है, बट अफसोस मुझे नहीं पता। तो मैंने हायर किया एक अकाउंटेंट को, ठीक है। अभी हम चार्टर अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते क्योंकि देख बिजनेस को अभी बस 1 ही साल हुआ है, तो इतना चार्टर अकाउंटेंट आपको पता है वो ज़्यादा पैसे लेगा, अकाउंटेंट सेम काम थोड़े कम पैसों में कर देता है, ठीक है। तो अभी हम 1 साल ही हुआ है बिजनेस को, ज़्यादा खर्चा आप ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने एक सीए फर्म को हायर नहीं किया, मैंने एक बस अकाउंटेंट को हायर कर लिया जिसको काम आता है, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई साल भर से मैं बिजनेस कर रही हूँ, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है, और मेरी मतलब कंपनी की आज की डेट में क्या पोजीशन है। जब मैं मेरा बोल रही हूँ तो आप समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट संजीवनी लिमिटेड की क्या पोजीशन है, मैं सस्टेन कर पाऊंगी कि नहीं, ये सब मुझे पता करना है। तो अकाउंटेंट ने कहा ठीक है भाई शांत हो जाओ, ऐसे घबराने की बात नहीं है, ठीक है, अभी आप मुझे बस कुछ डिटेल्स जो मैं आपसे मांगता हूँ वो आप मुझे दो और मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा, हाथों हाथ तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट बता दूंगा कि आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो मैंने उससे कहा ठीक है कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो उसने कहा कि आपने जो पूरा साल मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपने जो जो ट्रांजेक्शन्स की हैं, ठीक है, जहां जहां से आपको इनकम हुई है, जहां जहां आपने खर्चा किया है, वो सारी डिटेल्स आप मुझे दे दो बस। मैं ठीक है, ये तो बहुत ईजी काम है, मैं दे देती हूँ। तो मैंने उसको कुछ डिटेल्स दी जो मैं जहां जहां मेरे खर्चे हुए थे और जहां जहां से मुझे इनकम मिली थी। तो सबसे पहले उसे मैंने बताया कि भाई मैंने एक रॉ मटेरियल, अब क्योंकि भाई ये क्या कहते हैं बिजनेस करना है तो रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, ओके, मतलब मार्कर बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल की जरूरत थी वो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हो गई, कितने का खरीदा, 5 लाख का ले लेते हैं भाई, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो 5 लाख का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ये मेरी पहली मैंने उसको बताई ट्रांजेक्शन। तो यहाँ खर्चा हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे क्या कहा कि जहां जहां आपको खर्चा हुआ है, जहां जहां से इनकम हुई है वो सारी ट्रांजेक्शन्स मुझे आप बता दो। तो मैंने उसको रॉ मटेरियल वाला बता दिया। फिर मैंने उसे बोला कि भाई अब मशीन खरीदनी पड़ी मुझे, ठीक है, क्योंकि मशीन से ही मार्कर बनते हैं, तो मुझे वहां पे भी बड़ा भारी खर्चा हुआ, 2 लाख की मशीन आई थी, नई मशीन खरीदी मैंने। फिर अब मार्कर की मार्केटिंग करनी मुझे आती है, लेकिन मार्कर बनेगा कैसे वो मुझे नहीं आता, तो मुझे उसके लिए 2 लेबर हायर करनी पड़ी जिसको मार्कर बनाना आता है। तो उनको मुझे 10,000 रुपये पर मंथ पे करना पड़ रहा था, मतलब कि दोनों को मिला के मुझे 20,000 रुपये पे करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये सभी अभी तक खर्चे ही हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसने कहा, फिर मैंने बीच में टोक दिया, फिर आपको क्या पूरे साल खर्चे ही हुए, कोई इनकम विनकम नहीं हुई? इतनी हुई है, क्या इनकम हुई है? तो अरे इसी साल ना मेरा केबीसी में सिलेक्शन हुआ और मुझे वहाँ से एक प्राइज मनी मिली ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, वाह इनकम। तो यहाँ से मैंने उसको बताया कि भाई मेरी ये इनकम हुई है। फिर लेकिन ये इनकम तो हो गई, बीच में आ गई मेरी बहन की शादी, ठीक है, और सिस्टर की वेडिंग में मेरा अराउंड 20 लाख रुपए खर्चा हो गया, क्योंकि आपको पता है इंडिया में होती है बिग फैट वेडिंग्स, तो उसमें ये शायद 20 लाख में कम ही बोल रही हूँ खर्चा हुआ है, शादी में ज़्यादा ही हुआ होगा, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं 20 लाख शादी में खर्चा हो गया, ठीक है। फिर मैंने उससे बताया कि जो ये अभी तक जो मार्कर हम बना रहे थे उसमें से मैंने 500 पीस मार्कर बेच भी दिए, ठीक है।
मार्केट में बेचे, यहाँ से मेरे को इनकम भी हुई। एक और इनकम हुई मेरे को, मैं ना लॉटरी वॉटरी की टिकट बहुत खरीदती हूँ, ठीक है, तो एक लॉटरी की टिकट खरीदी एंड फॉर्चुनेटली मेरी टिकट लग भी गई और मुझे वहां से एक प्राइज मनी मिला ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है। और क्या ट्रांजेक्शन है, तो फिर मैंने उसे कहा कि भाई मेरी फैमिली जो है, ठीक है, मेरा दर्द नहीं समझती है, आए दिन मुझे बोलती है कि मुझे डिनर पे ले चलो, मुझे घुमाने ले चलो, तो मुझे उनको लेके जाना पड़ता है। तो ये डिनर, मूवी, इन सब में, घूमने फिरने में मेरा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, ठीक है। कितना खर्चा होता है तो उसको मुझे खुद नहीं पता है, तो मैंने उसको बस बता दिया मेरा खर्चा हो जाता है। उसके बाद फिर उसने कहा कि वापस से मैंने 500 पीस जो बेचे थे, ठीक है, और 250 पीस ना उसमें से खराब निकले या क्या, जो जिसको मैंने बेचे थे उसने मुझे वापस कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा वापस आ गया, माल वापस आ गया, ठीक है। मैंने 1000 पीस आगे जाके और भी बेचे, ठीक है, वही मार करके 1000 पीस और बेचे। और मैंने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई फैमिली को डिनर पे लेके जाना है, कितनी बार कैब करके जाएंगे, तो सोचा चलो कार खरीद लेते हैं। इस तरीके से मैंने उसको अपने सारे खर्चे या जहां जहां से इनकम हुई थी वो सब कुछ मैंने उसको बता दिया, ठीक है। अब अकाउंटेंट ने मुझसे कहा कि जो तुमने ये मुझे पूरी कथा सुनाई है पूरे साल की, इसमें से काफी सारी बातें तो मेरे काम की है ही नहीं। तो मैंने कहा कि तुमने बस कहा था एक्सपेंसेस और इनकम का बता दो, तो मैंने बता दिया, तो ठीक है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मेरे को जो पता था, जो जो ट्रांजेक्शन साल भर में, मतलब जो खर्चा और जो इनकम हुई है वो मैंने आपको बता दिया। अब मेरा काम खत्म, ऑफकोर्स मेरा काम खत्म। अब यहाँ से काम शुरू होता है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो जितनी कहानी उसने बताई है, जितनी ये ट्रांजेक्शन बताई है, उसमें से छांटेगा कि कौन से बिजनेस के काम के ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट और लॉस बताना है वो किसके लिए बताना है, संजीवनी लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है वो संजीवनी लिमिटेड मार्कर बनाएगी, उसके लिए ये आपने खरीदा है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मशीन भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मशीन से ही आप मार्कर बना रहे हो। लेबर भी, जो लेबर पे आप खर्चा कर रहे हो, ऑफकोर्स वो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। बट ये जो केबीसी वाला ट्रांजेक्शन है, क्या ये लगता है आपको कि ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? क्या बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या इसका रिलेशन है? बिजनेस की वजह से हुआ है क्या ये केबीसी में आपका सिलेक्शन? क्या बिजनेस की वजह से आपने 1 करोड़ जीते हैं? कुछ भी बिजनेस से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब अकाउंटेंट के काम की नहीं है। बहन की शादी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। कैसे हो सकती है भाई? बहन की शादी आपका पर्सनल, जो खर्चा किया आपने 20-25 लाख रुपए, वो पर्सनल खर्चा था, वो बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं था। 500 पीस आपने मार्कर बेचे, ऑफकोर्स ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप बिजनेस किसका कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ मार्कर एंड सेल ऑफ मार्कर, तो आपने सेल आउट किया ना मार्कर को, तो ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। लॉटरी टिकट में जो भी आपको प्राइज मनी मिला वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। डिनर, मूवी, घूमना फिरना बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, ये आपके पर्सनल खर्चे हैं, इसको बिजनेस से मत जोड़िए। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब 250 पीस माल वापिस आ गया, ऑफकोर्स आपने मार्कर गलत बनाए होंगे या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो हाँ ये बिजनेस में आपको नुकसान तो हुआ ना, वापिस आया सामान, लेकिन नुकसान है या फायदा है तो बिजनेस से रिलेटेड, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। फिर आपने 1000 पीस बेच भी दिए, तो ऑफकोर्स ये भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, नथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि आपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए सॉरी, इसको खरीदा है, तो ये आपका पर्सनल खर्चा होगा, कार पे जो खर्चा किया आपने। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ये कार मैंने इसीलिए खरीदी है ताकि मैं ट्रांसपोर्टेशन जो है, ठीक है, वो अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन का यूज करूं, ठीक है, मुझे बाहर से ट्रांसपोर्टेशन ना यूज करना पड़े, तो ये बिजनेस रिलेटेड हो जाता। लेकिन अभी मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये कार मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी, इसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन अपने मार्कर का नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो चीजें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, काम की नहीं है, उसको बोर्ड पे नहीं रहने देंगे। तो जो जो हमारी ट्रांजेक्शन नहीं है बिजनेस रिलेटेड, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कौन कौन नहीं है? केबीसी वाली ट्रांजेक्शन नहीं है बिजनेस रिलेटेड, बहन की शादी भी नहीं है बिजनेस रिलेटेड, लॉटरी की टिकट भी नहीं है बिजनेस रिलेटेड, कार भी नहीं है, डिनर, मूवी, ये सब भी नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है वो सारी आपके
बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब उसने पता कर ली, अब वो बता सकता है इन ट्रांजेक्शन्स को, इनमें से एक्सपेंसेस और इनकम का देख के कि भाई बिजनेस को फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब एक लेमैन्स लैंग्वेज में आप फायदा और नुकसान कैसे बताओगे कि भाई जितने आपके खर्चे हुए हैं, मतलब जितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, अगर वो कम है किससे, इनकम से, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसी का वाइस वर्सा हम कर देंगे कि अगर आपकी इनकम कम है बट आपके खर्चे ज्यादा है तो आपको इसका मतलब लॉस हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है। अब मान लो मुझे तो अकाउंटिंग करना नहीं आता था, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुई ना अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने में, लेकिन जिसको अकाउंटिंग करनी आती है उसको बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि अकाउंटेंट, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए अकाउंटिंग जरूरी है, बिकॉज आपको जो बिजनेस आप रन कर रहे हो उसको आप कितने लंबे टाइम तक रन कर सकते हो, या आप बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे कि नहीं, आप अपने कंपेटिटर्स जो मतलब जो और भी मार्कर बनाने वाली कंपनी है या आप जिस चीज में भी डील कर रहे हो उसके और भी तो कंपटीशन होंगे ना मार्केट में, और भी फर्म्स और भी बिजनेस होंगे जो सेम प्रोडक्ट में डील करती होंगी, तो उसके साथ अपना कंपैरिजन करने के लिए इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बिजनेस में जो आपको फुलफिल करने होते हैं बाय यूजिंग अकाउंटिंग। तो इसलिए आपके लिए अकाउंटिंग पढ़ना बहुत मस्ट हो जाता है, ठीक है। आप आगे जाके करियर में जो स्कोप आपको आएंगे कॉमर्स वालों के लिए, एवरी स्कोप, एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू विल गेट इन योर जॉब और in your career ahead is somewhere is related to accounting, कि भी अकाउंटिंग आती है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब हम डेफिनेशन पे जंप कर सकते हैं। सो डेफिनेशन क्या कह रही है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information। मतलब अभी जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी ये सारी कैसी इन्फॉर्मेशन है, पैसे से रिलेटेड है, मतलब कि फाइनेंशियल है, फाइनेंस है मतलब पैसा है, तो ये सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। अब मैंने आपको बहुत सारी अनवांटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दी थी, जैसे बहन की शादी, केबीसी, लॉटरी, मूवी, डिनर, तो ये है तो फाइनेंशियल, लेकिन क्या ये बिजनेस रिलेटेड है, नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इसी को आइडेंटिफाई करना कि कौन बिजनेस से रिलेटेड है कौन नहीं। मेजर करना मतलब कि हो सकता है कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शन हो, कुछ ऐसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जो है तो बिजनेस से रिलेटेड बट उसको आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि क्या हो सकता है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई इवेंट, सॉरी आई एम नॉट, ट्रांजैक्शन इज नॉट द राइट वर्ड, ऐसा कोई इवेंट जो बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्योंकि मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग उसको कंसिडर नहीं करता है। जैसे कि मान लो कि ये जो 2 लेबर हमने रखी थी, इसमें से एक लेबर बीमार हो गई, ठीक है, 1 लेबर फॉल सिक, ठीक है। तो एक लेबर बीमार हो गई, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा ना। अगर मान लो 2 लेबर मिलके रोज के 50 मार्कर बना रहे थे, तो अब एक लेबर अकेले काम करिए क्योंकि एक तो बीमार है, तो अब रोज की सिर्फ 25 मार्कर बन रहे होंगे ना, इससे क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन महीने का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। लेकिन लेबर का बीमार पड़ना, इसको हम पैसे की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इस इवेंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। उसको मेजर करना मतलब पैसे की टर्म्स में, फिर क्लासीफाई करना कि सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पर रखना, देन समराइज करना, एक समरी बनाना कि अब मान लो सेल हुई है तो कितनी सेल हुई है टोटल, या आपने परचेज किया तो कितना टोटल परचेज किया, इस तरीके से समरी बनाना। एनालाइज करना, एक देखना सारे जो ट्रांजेक्शन है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखना, उसको एनालाइज करना कि अच्छा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है, कहाँ पे स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ये सब एनालिसिस में आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग, मतलब बताना, रिजल्ट जो आपने इंटरप्रिटेट किया है उसको बताना है। अब किसको बताना है वो भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के केस में किससे बताना है, अकाउंटेंट जब ये सारे स्टेप्स कर लेगा तो वो रिजल्ट किसको कम्युनिकेट करेगा, ओनर को, जो कि मैं हूं अभी फिलहाल के केस में, ठीक है। तो
आई होप आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर है। बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग डेफिनेशन दे रखी है। यू कैन गो थ्रू द बुक, वट एवर बुक यू आर प्रेफरिंग, डीके गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल, जिस भी बुक में आप देखना चाहे देख सकते हैं। उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट की, अमेरिकन या आईसीएआई की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। बट जो सारांश है, जो समरी है सभी डेफिनेशन का इज दिस, कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं, देन उससे रिजल्ट इंटरप्रिटेट करते हैं, एंड जो रिजल्ट इंटरप्रिटेट आपने किया उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर है और अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आई होप ये सब बातें आपको क्लियर है। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसी को हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, प्रोसेस हो, स्टेप्स हो, बात यही है, आंसर आपका यही है। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा प्रोसेस में, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो कि हमने देखा भी था कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है उन ट्रांजैक्शंस को या उन इवेंट्स को जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था संजीवनी लिमिटेड का, कि हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई की कि कौन बिजनेस से रिलेटेड है, कौन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप भी वही है, आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो उन इवेंट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेजरिंग, कि अब बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो है तो बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन आप उसको मनी के टर्म्स में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मेजर जो करना है वो किसकी टर्म्स में करना है, पैसे की टर्म्स में, यानी कि मनी की टर्म्स में करना है। तो हो सकता है ऐसी भी ट्रांजैक्शन हो आपके इवेंट बिजनेस में, या ऐसी इवेंट्स हो आपके बिजनेस में जो है तो बिजनेस से रिलेटेड, बट उसका आप मनी की टर्म्स में, ठीक है, मनी के तौर पर आप उसको वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल दिया था कि वो लेबर, दो में से एक लेबर बीमार पड़ गई, तो उससे ऑफकोर्स बिजनेस रिलेटेड इवेंट है, लेकिन आप उसको मनी की टर्म्स में नहीं दिखा सकते, तो अकाउंटिंग में वो नहीं आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन वी हैव रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, अब सारी ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई कर ली, सारी ट्रांजैक्शंस को आपने जो बिजनेस रिलेटेड थी और उसको आप मनी के टर्म्स में वैल्यू भी कर सकते थे, उनका आपने सब कर लिया, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग दोनों कर लिया। अब जिन ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई और मेजर किया है, अब आपका काम है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, मतलब कि लिखना। ठीक है, लिखना, या तो आप सॉफ्टवेयर आ गए तो सॉफ्टवेयर में उसको डालना। तो हमारी जो सारी एंट्रीज हैं, हम इनको एंट्रीज रेफर करेंगे, जो सारी एंट्रीज, जो इवेंट्स हुए हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई और मेजर किया है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो इसी बुक में की जाती है। अब ये बुक का नाम क्या है, दैट इज जर्नल। ठीक है, JOURNAL, जर्नल। तो इसे हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोल रहे हैं जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी इवेंट को जो बिजनेस से रिलेटेड है और उसको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उसको हम सबसे पहले इसी बुक में एंटर करते हैं, सबसे पहले इसी बुक में डालते हैं, लिखते हैं, या सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में डालते हैं। तो इसलिए हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एंट्री यही की जाती है और इस बुक का नाम क्या है, जर्नल। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज क्लासीफाइंग। अब जर्नल में जो एंट्री की जाती है, ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, टाइमलाइन के हिसाब से, मतलब कि जो एंट्री पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि रॉ मटेरियल की एंट्री थी,
ठीक है। और मशीन की एंट्री थी, लेबर की एंट्री थी, ये सारी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई की थी ना। और 500 पीस बेचने की भी एंट्री थी, 250 पीस वापस आने की भी एंट्री थी, ठीक है, मतलब सेल की भी एंट्री थी और सेल रिटर्न की भी एंट्री थी, ठीक है। और उसके बाद दोबारा सेल की भी एंट्री थी। इस तरीके से सारी हमने जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी उनको आइडेंटिफाई किया था। अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने तो अकाउंटेंट को इस ऑर्डर में बता दी थी, लेकिन डेट वाइज हम जाएं तो जैसे मशीन जो ली थी मैंने, वो मैंने 15 अप्रैल को ली थी, ठीक है। लेबर जो मैंने उस पर बिठाई थी वॉज ऑन 20 अप्रैल। रॉ मटेरियल जो मैंने मंगवाया था वो 2 अप्रैल को ही मंगवा लिया था, ठीक है। जो मैंने सेल की थी वो 5 सितंबर को की थी। जो सेल रिटर्न आया था मुझे 13 अक्टूबर को आया था। और जो ये दोबारा जो मैंने 1000 पीस की सेल की थी वो लेट्स से 15 दिसंबर को की थी, ठीक है। तो अब या चलो डेट थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ये 15 को किया, ये 20। अब मैंने उसको बता दिया इस ऑर्डर में। अब वो जो एंटर करेगा जर्नल में, क्योंकि एंट्री तो जर्नल में की जाएगी, तो किस ऑर्डर में करेगा? सबसे पहले जो एंट्री हुई है डेट वाइज, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें, यानी कि जो टाइम के अकॉर्डिंगली पहले हुआ है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल की तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 2 अप्रैल को ही पहली ट्रांजेक्शन, यानी कि जर्नल में जो पहली एंट्री होगी वो ये रॉ मटेरियल वाली होगी। उसके बाद आता है 2 अप्रैल के बाद मैंने तो अकाउंटेंट को ये मशीन वाली बताई, लेकिन मशीन वाले से पहले लेबर वाली एंट्री हो चुकी, मतलब हो गया था ट्रांजेक्शन, वो इवेंट हो गया था 15 अप्रैल को ही। तो यानी कि अब जर्नल में जो एंट्री होगी सेकंड नंबर पे वो लेबर की होगी। फर्स्ट नंबर पे ये हो गई, सेकंड नंबर पे ये, फिर मशीन होगी थर्ड नंबर पे, देन ये वाली सेल होगी 4th नंबर पे, ये वाली जो सेल रिटर्न होगी 5th नंबर पे, और ये सेल 6th नंबर पे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि टाइम के हिसाब से जो एंट्री पहले हुई है उसको आप बुक्स में यानी कि जर्नल में पहले दिखाओ। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, ये क्लासीफाई नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि सेल की एंट्री एक जगह है, परचेज की एंट्री एक जगह है, सेल रिटर्न की एंट्री एक जगह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको अपनी जर्नल में से ये ढूंढना है कि मुझे बताओ मेरी सेल की, मैंने पूरे साल में सेल कितनी की है, या परचेज कितना किया है, या मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं, या मेरा सेल रिटर्न कितना है, ये सिर्फ मुझे देखना है। तो क्या मुझे पूरी जर्नल छाननी पड़ेगी कि अच्छा फर्स्ट पेज पे ये रही सेल की 2 एंट्री, नेक्स्ट पेज पे ये रही 3 सेल की एंट्री, फिर आगे आगे जाए, फिर अच्छा ये रहा एक और सेल का एंट्री। तो इस तरीके से पूरी जर्नल छाननी पड़ेगी, तो विच इज नॉट द लॉजिकल थिंग टू डू। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं कि जो सॉरी मैं यही लिख देती हूँ, क्लासीफाइंग में जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उसको एक ही जगह पर दिखाया जाता है। जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है उन सबको आप एक जगह पर दिखाते हो, ठीक है। सेम नेचर इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर अब सेल की जो एंट्रीज होंगी वो एक ही जगह पर सारी एंट्रीज हो जाएंगी, परचेज की सारी एक ही जगह पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? एक जैसे कि रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बुक का नाम था जर्नल, ऐसे ही क्लासीफाई जो करते हैं वो हम करते हैं लेजर में। सॉरी LEDGER, लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं कि यहाँ जो रिकॉर्डिंग की है उसका पोस्टिंग किया जाता है। पोस्टिंग मैंने वर्ड यूज किया, ओके। पोस्ट किया जाता है लेजर में। लेजर जो होता है वो सब इंडिविजुअल हेड्स का होता है, जैसे कि सेल्स का लेजर होगा, ठीक है, परचेज का लेजर होगा, वेजेस का लेजर होगा, ठीक है। इस तरीके से हर इंडिविजुअल का एक लेजर हेड बनता है। तो सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी इस लेजर में आ जाएगी, परचेज रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी इस लेजर में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको पोस्ट करते हैं और इसको हम बोलते हैं, लेजर को हम क्या बोलते हैं? अपना मेन बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। जैसे कि उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे बोलते हैं मेन बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है समराइज करने का। अब समराइज करने, अब आपने लेजर में सारी एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारी लेजर में आपने एंट्रीज पोस्ट कर दी।
अब आपको देखना है कि मेरी सेल मैंने पूरे साल कितनी की है। तो समराइज करने का मतलब हुआ कि आप सारी इंफॉर्मेशन को जब एक जगह प्रेजेंट करके दिखा रहे हो, तो जब हम प्रेजेंट करते हैं तो समराइज करने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये जो मैं ए ऐसे लिख रही हूँ, इट्स नॉट ALC, इट्स A/C, ठीक है। अकाउंट के लिए, अकाउंट लिखने के लिए आप ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। A/C क्या है? इट्स एन एब्रीविएशन फॉर अकाउंट, ओके। तो जहां भी मैं A/C लिख रही हूँ, इट मीन्स इट्स अकाउंट, ओके। तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। ये सारी चीजें हम बनाते हैं इन समराइजिंग। समराइजिंग में आप क्या दिखा रहे हो? ट्रायल बैलेंस में जैसे कि दिखाएगा कि सेल का टोटल क्या है पूरे साल, परचेज का टोटल क्या है, इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज होती है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में हम अपने खर्चे और इनकम दिखाते हैं, ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे आगे आगे जैसे जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में अपने खर्चे हम दिखाते हैं और जहां जहां से इनकम हुई है हम वो दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं कि हमारी कंपनी यानी कि संजीवनी लिमिटेड के बाद मतलब संजीवनी लिमिटेड के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी उसके ऊपर लाइबिलिटीज बनती है, वो सारी चीजें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एंड इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। क्या बोलते हैं हम कलेक्टिवली इनको? फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस का। एनालिसिस में हम कह देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, तो अब हम एनालिसिस करेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वेल एंड गुड। लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, कहाँ पे हमने कमी छोड़ दी। बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारी असेट और लाइबिलिटीज का रेशियो कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पर आकर कि कंपनी की बेसिकली आज की डेट में पोजीशन क्या है। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, इन फाइनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी की आज की डेट में पोजीशन क्या है, संजीवनी लिमिटेड कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में, वो हम एनालिसिस में दिखाएंगे। अब हमने रिजल्ट इंटरप्रिटेट कर लिया, अब हम कम्युनिकेट करेंगे। लास्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम करते हैं यूजर्स को, ठीक है। कम्युनिकेशन हम किसको करते हैं? यूजर्स को। अब यूजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए कि कम्युनिकेट हम किसको कर रहे हैं? यूजर्स को। जैसे कि इस केस में, फिलहाल के केस में जो अकाउंटेंट ने जो भी फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे उसके लिए कम्युनिकेट करना अभी किसको जरूरी है? मुझे, क्योंकि मैं ओनर हूँ, ठीक है। तो उसको ये सब पहले मुझे बताना पड़ेगा, ओके। तो हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं कि ठीक है भाई, आपका मैंने फाइनल अकाउंट बना दिए, देख लीजिए ये प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, तो ये लॉस आया है और इस वजह से आपको शायद लॉस हुआ है, ठीक है। ये आपके खर्चे, इनकम का प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें कम्युनिकेट की जाती है। तो दो तरह के यूजर्स को कम्युनिकेट की जाती है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन एक्सटर्नल होता है, कौन इंटरनल यूजर होता है। तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस रिलेटेड है, देन उनको मेजर करना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, देन हमें उन्हें रिकॉर्ड करना होता है कहाँ पर? जर्नल में, देन क्लासीफाई करते हैं हम उसको लेजर्स बनाकर, लेजर में पोस्टिंग कर कर, देन समराइज करते हैं बाय मेकिंग ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, देन रिजल्ट एनालिसिस करते हैं कि क्या रिजल्ट आया, ये सब बना के क्या पता चल रहा है मुझे अपने बिजनेस के बारे में, एंड लास्ट वन कि जो भी रिजल्ट इंटरप्रिटेट किया है हमने उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन डेफिनेशन क्लियर है और अकाउंटिंग क्यों करना है वो क्लियर है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।